हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो जो वर्किंग कैपिटल के सोर्सेस होते हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, लॉन्ग टर्म, स्पॉन्टेनियस और थर्ड आता है शॉर्ट टर्म। तो जो लॉन्ग टर्म होता है उनके अंदर भी आपके आते हैं शेयर, डिवेंचर्स, टर्म लोन या रिटर्न अर्निंग। सेकेंड आता है स्पॉन्टेनियस सोर्स ऑफ फाइनेंस, जिसमें भी 2 एक्रूड एक्सपेंसेस और डेफर्ड इनकम। और थर्ड कैटेगरी आती है शॉर्ट टर्म फाइनेंस, जिसमें आपका आता है ट्रेड क्रेडिट, बैंक क्रेडिट, कॉमर्शियल पेपर और फैक्टरिंग। इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड या फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आपने देखा 3 कैटेगरीज होती है जिनके बेसिस पे सब कैटेगरी की इन बेसिस पे आप फंड को ले सकते हैं, आपकी वर्किंग कैपिटल की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकते हैं। तो ये मेन सोर्स होते हैं, इनको हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आता है लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। बिजनेस को जब भी पैसा चाहिए तो वो लॉन्ग टर्म सोर्सेज से पैसे को लेता है, जो कि उनको फंड सप्लाई करते हैं ज़्यादा लंबे समय के लिए, 1 साल से ज़्यादा के लिए, ताकि वो कैपिटल को रेज कर सके। तो उसके लिए उनके पास ऑप्शन होते हैं शेयर, डिवेंचर्स, टर्म लोन। अगर वो इक्विटी शेयर के बेसिस पे कैपिटल को लेते हैं तो उनको अपनी ऑनरशिप शेयर करनी पड़ती है, मतलब कि वो आपकी कंपनी के ऑनर्स हो जाते हैं, उनके पास कुछ राइट्स होते हैं। वहीं जो डिवेंचर्स होल्डर्स होते हैं उन लोगों को आप इंटरेस्ट पे करते हैं एक फिक्स्ड रेट पे, और टर्म लोन किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप लोन ले सकते हैं। तो फर्स्ट आता है शेयर्स, जिसमें आपके आते हैं इक्विटी शेयर्स। वो आपके बिजनेस के ऑनर्स होते हैं, उनके पास एक अच्छी पोजीशन होती है कंपनी के अंदर। और इक्विटी शेयर होल्डर को आप डिविडेंड सबसे लास्ट में देते हैं, पहले इंटरेस्ट देते हैं आप डिविडेंड के ऊपर, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देंगे, उसके बाद जो बचा रहेगा वो आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को देते हैं। मतलब जितना प्रॉफिट बचा है उन पे उनका राइट होता है। साथ में लिमिटेशंस भी होती है, क्योंकि ये कॉस्टली होता है, इसमें से टैक्स डिडक्ट नहीं होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली आपको पड़ता है, क्योंकि आपकी शेयर होल्डिंग्स को भी ले लेता है। फिर सेकंड आता है प्रेफरेंस शेयर्स। इसके अंदर कॉमन फीचर्स होते हैं डिवेंचर्स और इक्विटी शेयर्स के, मतलब इनको कंपनी एक फिक्स्ड रेट पे डिविडेंड पे करती है इक्विटी शेयर होल्डर के पहले। साथ में जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं इनको इनकम मिलती है जब भी इक्विटी शेयर होल्डर्स की मैच्योरिटी आती है उससे पहले। और इनका जो डिविडेंड है वो फिक्स्ड होता है कि 10%, 20%, जितने परसेंट के प्रेफरेंस शेयर होंगे उतना डिविडेंड इनको दिया जाता है। इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होते। तो ये जो शेयर होल्डर्स होते हैं इनको फिक्स्ड रेट पे डिविडेंड मिलता है, और इक्विटी शेयर होल्डर्स से हमेशा चीजें पहले मिलेगी। फिर सेकंड आता है डिवेंचर्स। डिवेंचर लॉन्ग टर्म लोन का पार्ट होता है कंपनी के लिए। कंपनी डिवेंचर्स को भी इशू करती है। इसमें आपके सिक्योर या अनसिक्योर, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल हो सकते हैं, इनके टाइप्स आते हैं। कंपनी इनके ऊपर फिक्स्ड रेट का इंटरेस्ट पे करती है जो टैक्स डिडक्टेबल होता है, मतलब कि आप पहले इंटरेस्ट को पे करते हैं उसके बाद टैक्स देते हैं। तो ये बहुत सस्ता होता है जब भी आप कैपिटल को ले रहे हैं। साथ में इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं कि कंपनी को मैच्योरिटी पीरियड पे अमाउंट को रीपे करना पड़ता है, मतलब जितना अमाउंट डिवेंचर होल्डर से लिया है उनको वापस से देना पड़ेगा। ये फिक्स्ड टाइम के लिए इशू होते हैं। तो ये सस्ता सोर्स होता है आपके लिए शेयर्स के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें आपको फिक्स्ड रेट का इंटरेस्ट देना है, साथ में आपका टैक्स भी बाद में काउंट होगा कि प्रॉफिट में से आपने इंटरेस्ट दे दिया, जो बचा उस पे आप टैक्स दे रहे। तो थर्ड आता है टर्म लोन। जो टर्म लोन होते हैं वो डायरेक्टली बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप ले सकते हैं। ये जो लोन होते हैं वो मैच्योरिटी पीरियड जिनका 1 साल से ज्यादा होता है, इसको प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग भी बोला जाता है इंडिया के अंदर। इसका मेन पर्पस होता है कि आपने आपको एक्सपांड करना चाहते हैं, मॉडर्नाइजेशन, डाइवर्सिफिकेशन करना है प्रोजेक्ट का, उस बेसिस पे। तो कंपनी जो भी इंटरेस्ट लग रहा है उसको पे करती है, उसका फिक्स्ड रेट होता है, साथ में प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करती है। और ये आपको बैंक किसी सिक्योरिटी के बेसिस पे, मतलब आपकी एसेट्स पे, आपकी प्रॉपर्टीज पे इस लोन को देती है, और साथ में उनकी कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी होती है। तो ये सोर्सेस थे लॉन्ग टर्म के। इसमें एक रिटेन अर्निंग भी आता है। जो भी आपका प्रॉफिट होता है, जब आपकी पुरानी कंपनी हो जाती है तो आप कुछ रख लेते हैं ताकि फ्यूचर में जब भी आपको एक्सपांड करना है, इन्वेस्ट करना है, तब आप उसका यूज कर सकें। सेकंड कैटेगरी आती है स्पॉन्टेनियस सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। इस सोर्स से फर्म स्पेशली नहीं लेती, पर ये इवेंचुअली अराइज हो जाता है किसी भी बिजनेस के लिए। इसमें 2 सोर्सेस, एक्रूड एक्सपेंसेस और डेफर्ड इनकम। इनको हम देखते हैं। फर्स्ट आता है एक्रूड एक्सपेंसेस। ये लाइबिलिटी होती है किसी भी फर्म के लिए, जो भी गुड्स और सर्विसेज उन्होंने ले लिए हैं उसके लिए उनको पे करना है उस एक्सपेंसेस को। ये इंटरेस्ट फ्री होता है कि इसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना है। साथ में इसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी बोला जाता है।
तो इसके अंदर आपके एक्रूड एक्सपेंसेस लाइक वेजेस, सैलरी, टैक्सेस, इंटरेस्ट हो सकते हैं। तो एक्रूड वेजेस और सैलरी रिप्रेजेंट करता है कि आपको एम्प्लॉयज को पे करना है, उन्होंने काम कर लिया, अभी तक आपने उनका पेमेंट नहीं किया, उनको वेजेस नहीं दी, सैलरी नहीं दी। तो ये तब होता है जब एम्प्लॉयज से आपने सर्विसेज ले ली हैं, उसके बाद आपको उनका पेमेंट करना है मंथ के एंड में या कुछ इंटरवल के बाद, तो ये एम्प्लॉयज को दिया जाता है। फिर आता है एक्रूड टैक्सेस और इंटरेस्ट। ये एक अनदर सोर्स होता है एक्सपेंसेस का। जनरली फर्म टैक्स को पे करती है उस इनकम पे जब उसने उस इनकम को कमा लिया है। तो ये डिफर्ड पेमेंट होता है, फर्म की ऑब्लिगेशन है कि वो इसका पेमेंट करे। जो भी पैसा आपने लिया है उसका आप इंटरेस्ट दे रहे हैं पीरियडिकली, कंटिन्यूअसली। आपने उससे जो फंड लिया था उसको आपने पूरे साल यूज किया और आप उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि आप इसको पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं, पर आपको उसको पे करना है। तो ये भी आपके लिए सोर्स जनरेट हो जाता है। सेकेंड आता है डिफर्ड इनकम। ये वो अमाउंट होता है जो कि आपको पहले से मिल जाता है, जिसमें आपको गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई फ्यूचर में करनी है। मतलब कुछ आपको प्रोडक्ट देने हैं पर आपको पहले से ही उसका पेमेंट मिल गया, तो आपकी रिसिप्ट इंक्रीज हो जाती है कंपनी की। ये वो इनकम होती है जो कि आपको एडवांस में रिसीव हो जाती है। जनरली जो भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक बॉयलर, टर्की प्रोजेक्ट, लार्ज कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उनके लिए इस पेमेंट को किया जाता है। जिनकी सप्लाई जो है वो शॉर्ट होती है, तो उसके लिए आप एडवांस में पेमेंट करते हैं। तो फर्म को जो रिसिप्ट होती है, जो पैसा मिला है, उसको वो रेवेन्यू नहीं बता सकती जब तक कि वो उस गुड्स को डिलीवर ना कर दे कस्टमर को। तो फर्म उस रिसिप्ट को लाइबिलिटी की तरह शो करती है बैलेंस शीट के अंदर, मतलब कुछ इनकम आपको एडवांस में मिल गई। और एक्रूड एक्सपेंसेस थे कि कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जिनका आपको पेमेंट करना था जो आपने अभी तक नहीं किया। थर्ड कैटेगरी आती है हमारे शॉर्ट टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। तो दो मेन इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म सोर्सेस होते हैं, ट्रेड क्रेडिट और बैंक बोरोविंग्स। आप इनका यूज करते हैं। जैसे ही इंडिया में चेंजेस आते जा रहे हैं, ऑलमोस्ट 40% जो करंट एसेट्स का होता है वो ट्रेड क्रेडिट से होता है। और फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल, बैंक बोरोविंग्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सोर्स होता है शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। 70 के पहले जो बैंक से लोन लिया जाता था वो मेन सोर्स होता था बैंक क्रेडिट का, जो कि किसी भी फर्म के लिए इजीली अवेलेबल हो जाता था। पर 80s और 90s में गवर्नमेंट की रेस्ट्रिक्शंस आ गई, गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो गई। पर अभी गवर्नमेंट के कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, बैंक फ्री है, वो उनके रूल्स रेगुलेशन बनाती है। साथ में दो और सोर्सेस इंक्रीज हो गए, कॉमर्शियल पेपर और फैक्टरिंग। तो शॉर्ट टर्म सोर्सेस में आपका आता है ट्रेड क्रेडिट, बैंक क्रेडिट, कॉमर्शियल पेपर और फैक्टरिंग। तो फर्स्ट हम देखते हैं ट्रेड क्रेडिट। ये वो उधार होता है जो कि आप सप्लायर से ले सकते हैं रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए, और जिसका भुगतान आप देरी से करेंगे, जिसका पेमेंट आप बाद में करेंगे। तो ये किसी भी बिजनेस के लिए नॉर्मल होता है, किसी भी बिजनेस में ये सोर्सेस जाग जाते हैं। तो 1/3 ऑफ जो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग होता है वो ट्रेड क्रेडिट के थ्रू होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्मॉल फर्म के लिए। तो ये मेन सोर्स होता है किसी भी फर्म के लिए, वो बैंक से लोन ले उससे बेटर है। तो इसमें 3 कैटेगरी, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और प्रॉमिसरी नोट। फर्स्ट आता है सन्ड्री क्रेडिटर्स। जब भी आपने कुछ रॉ मटेरियल खरीदा है, गुड्स खरीदे हैं, आपने उसका पेमेंट नहीं किया है, तो वो आपके सन्ड्री क्रेडिटर्स हो जाते हैं कि आपकी लाइबिलिटी कि आप उनको पेमेंट करेंगे। तो ये आपके सन्ड्री क्रेडिटर्स होते हैं। फिर आता है बिल्स पेबल। ये फॉर्मल अरेंजमेंट होता है जहाँ पे कि जिनसे भी आपने उधार में सामान लिया है उनको आप पे भरोसा नहीं है, वो कैसे ट्रस्ट करेंगे। आपने उनको बोला कि हम 3 महीने बाद, 6 महीने बाद पेमेंट करेंगे, तो उसके लिए एक बिल्स पेबल होता है, एक बिल बनाया जाता है जिसमें साइन होता है कि आप पर्टिकुलर डेट की, मैच्योरिटी डेट होती है कि उस टाइम पे आप उसको पेमेंट करेंगे उस अमाउंट का। फिर आता है प्रॉमिसरी नोट। ये भी फॉर्मल एग्रीमेंट होता है, बायर का रिटर्न प्रॉमिस होता है कि वो स्पेसिफिक फ्यूचर डेट पे पेमेंट करेगा, और ये नोट्स पेबल के नाम से शो होता है बायर्स की बैलेंस शीट में। तो ये ट्रेड क्रेडिट के 3 ऑप्शन। फिर आता है बैंक क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट के बाद बैंक क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट का। बैंक मेन इंस्टीट्यूशनल सोर्स होता है फाइनेंसिंग का इंडिया के अंदर। तो इसके अंदर आप बैंक से डिफरेंट तरीके से पैसा ले सकते हैं, जिसमें आपके आता है फर्स्ट ओवरड्राफ्ट, सेकंड है कैश क्रेडिट, थर्ड है परचेस और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, फोर्थ है लोन्स, फिफ्थ है वर्किंग कैपिटल लोन और सिक्स्थ है लेटर ऑफ क्रेडिट। इनको डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आता है ओवरड्राफ्ट। इसके अंदर बैंक आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है ऑर्गेनाइजेशन को कि उनके अकाउंट में जितना पैसा है वो उससे ज्यादा निकाल सकते हैं। उसकी एक स्पेसिफिक लिमिट सेट होती है कि आप 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख इतना ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं, और जितना आप उससे ज्यादा पैसा निकालेंगे बैंक बैलेंस से उतना आपको इंटरेस्ट पे करना है, और जितना डेली बैलेंस आपका निकलेगा उसके अकॉर्डिंग ही आप पे इंटरेस्ट लगेगा। मतलब ये आपको बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिल जाता है और आप इसको इजीली पे भी कर सकते हैं।
सेकंड आता है कैश क्रेडिट। ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की तरह ही होता है, पर आप इसमें मेंटेन करते हैं, पीरियोडिकली विथड्रॉ कर सकते हैं स्पेसिफिक लिमिट तक, और फिर आप उसको स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर ही आपको उसको पे करना होगा। तो जितना आपने निकाला है एक्चुअली में उसी अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट पे करना है। और जो ग्रांट होता है वो करंट एसेट्स के अगेंस्ट में दिया जाता है। ये बहुत फ्लेक्सिबल मोड होता है बैंक क्रेडिट का। थर्ड आता है परचेस और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। आरबीआई ने 1970 में न्यू बिल मार्केट स्कीम लेके आए थे, उसके अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हैं। जो भी आपके पास बिल्स अवेलेबल है कि आपको पर्टिकुलर उस टाइम पे अमाउंट मिलने वाला है, तो वो आप बैंक में जाके उस डिस्काउंटेड, जैसे कि आपके पास 10,000 का बिल है, उसमें से बैंक कुछ अमाउंट रख लेगी 500 या 1000, आपको 9,000 रुपए तभी मिल जाएंगे, आप उसका यूज कर सकते हैं। और बैंक उस मैच्योरिटी डेट पे जाके वहां से कलेक्ट कर लेगी जिससे भी आपको पैसा लेना है। तो आप इस तरीके से आपको जब रिक्वायरमेंट हो तब आप डिस्काउंटिंग करवा सकते हैं अपने बिल्स की। फिर आता है लोन। इसके अंदर आप बैंक से लोन ले सकते हैं जिसके लिए आपको इंटरेस्ट पे करना है, साथ में जो अमाउंट लिया है वो भी पे करना है। जैसे कि आप 5 साल का लोन लेते हैं तो आपको 5 साल में जो लिया है अमाउंट वो भी पे करना है, साथ में इंटरेस्ट भी पे करना है। तो उसको जोड़ के आपकी इंस्टॉलमेंट बनी जाती है ये मंथली कि आपको कितना पैसा पे करना होगा इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के साथ में, और आप उसको उस तरीके से पे भी करते हैं। फिर आता है वर्किंग कैपिटल लोन। जो बोरोवर होता है, जो लोन ले रहा है, उसको कभी ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ गई, जितना उन्होंने क्रेडिट लिमिट को सैंक्शन करवाया था कंटिजेंसी की, उससे कम या ज्यादा, तो उसके लिए भी आप एडिशनल फंड ले सकते हैं, बैंक आपको प्रोवाइड कर देगी। पर जो उस पे इंटरेस्ट रेट होगा वो ज्यादा होगा, नॉर्मल से ज्यादा आपको इंटरेस्ट पे करना है, और आपको अमाउंट भी उसका रीपे करना होगा हाफ ईयरली बेसिस पे। नेक्स्ट है लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट जब बायर्स और सेलर्स दोनों एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते, दोनों ही अलग अलग कंट्री में रहते हैं, तो लेटर ऑफ क्रेडिट उस कंडीशन में काम में आता है कि जो सेलर है वो अपने गुड्स को सेल कर सकता है, क्योंकि बैंक उनको गारंटी दे रही कि बायर आपको टाइम पे पेमेंट करेगा और जितना अमाउंट लेना है वो पे करेगा। तो बैंक इसकी गारंटी लेती है बायर की तरफ से और वो आपको पेमेंट करवाती है। तो एक इनडायरेक्ट सोर्स है बैंक क्रेडिट का। तो जो गुड्स को परचेस कर रहा है उसको लेटर ऑफ क्रेडिट मिलता है बैंक से, और बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि जो उसने भी गुड्स को परचेस किया वो स्पेसिफिक टाइम पे स्पेसिफिक अमाउंट का पेमेंट करेगा। थर्ड आता है कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर इंपॉर्टेंट मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको कि शॉर्ट टर्म क्रेडिट के लिए यूज किया जाता है। जिन कंपनी की गुडविल अच्छी है, वैल्यू अच्छी है, वो इसका यूज कर सकती है कि वो कॉमर्शियल पेपर के थ्रू पैसे ले सकती है। ये अनसिक्योर प्रॉमिसरी नोट होता है। तो यूएस के अंदर सिर्फ जो कंपनी हाईएस्ट रेटिंग वाली होती है, साउंड होती है फाइनेंशियली, वही कॉमर्शियल पेपर का शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के लिए यूज कर सकती है। तो कॉमर्शियल पेपर के कस्टमर्स होते हैं आपके बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है। इनमें फंड को इन्वेस्ट किया जाता है शॉर्ट पीरियड के लिए और कम से कम रिस्क के लिए। नेक्स्ट आता है फैक्टरिंग। फैक्टरिंग एक इम्पॉर्टेंट मोड होता है शॉर्ट टर्म फाइनेंस का। फैक्टरिंग आपको एक रिसोर्स प्रोवाइड करता है फाइनेंस का रिसीवल के लिए, साथ में कलेक्शन ऑफ रिसीवल्स की फैसिलिटीज को भी प्रोवाइड करता है। तो ये एग्रीमेंट होता है जब भी आप गुड्स को सेल करें। मतलब दो लोग हैं, ए ने बी को सेल किया, तो बी ने बोला कि मैं आपको अभी पेमेंट नहीं कर सकता हूँ, 2 महीने बाद पेमेंट करूंगा। पर ए ने तब तो रेडी हो गया था कि ठीक है 2 महीने बाद पेमेंट मिलेगा। पर अगर ए को कुछ इमरजेंसी हो जाती है, उसको तभी पेमेंट चाहिए, तो वो क्या करता है, जब उसने गुड्स को सेल किया था उसको इनवॉइस मिली होगी, वो जाके सी से, जो कि आपका फैक्टर होता है, उससे डिस्काउंट करवा लेता है। जैसे डिस्काउंटिंग ऑफ बिल में होता है, तो वो बोलता है कि जितना अमाउंट का था उतना तो वो पे नहीं करेगा उस टाइम पे, क्योंकि उसको 2 महीने बाद पैसे मिलेंगे, तो वो उससे कम अमाउंट उसको देता है। मतलब 20,000 का बिल था तो उसने बोला कि आप 18,000 अभी ले लो, जो 2,000 रुपए हैं वो उसका प्रॉफिट हो जाएगा, वो उसका फायदा हो जाएगा। तो सी फैक्टर की तरह काम करता है। और ए को भी जरूरत थी तो उसको उस टाइम पे पैसे मिल जाते हैं, और सी बाद में जाके बी से पूरा अमाउंट कलेक्ट कर सकता है क्योंकि उसके पास इनवॉइस होती है। तो जो फैक्टर्स रहते हैं वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं सारे लॉस के लिए या जो भी वैल्यू उनको रिसीव हो रही है उसके लिए। तो ये थे शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के तरीके। तो इस वीडियो में आपने देखा कि क्या सोर्सेस होते हैं फाइनेंस के, जिसमें हमने 3 कैटेगरीज पे देखे। फर्स्ट था लॉन्ग टर्म फाइनेंस, जिसमें आप कहते हैं शेयर, डिवेंचर्स, टर्म लोन। सेकंड है स्पॉन्टेनियस सोर्स ऑफ फाइनेंस, जिसमें एक्रूड एक्सपेंसेस और डेफर्ड इनकम। थर्ड आता है शॉर्ट टर्म फाइनेंस, जिसमें ट्रेड क्रेडिट, बैंक क्रेडिट, कॉमर्शियल पेपर और फैक्टरिंग। ट्रेड क्रेडिट में भी आपके सन्डी क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, प्रॉमिसरी नोट आते हैं, और बैंक क्रेडिट में भी आपका ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, परचेस और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, लोन, वर्किंग कैपिटल लोन, लेटर ऑफ क्रेडिट
वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।